Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Mohammad Ishtiyaq Wazir, your bio teacher. Today we will discuss about kidney. Kidney, structure of kidney beta. Kidney basically divided into two groups, two types according to their structure. Renal cortex and renal medulla. Renal cortex, the outer region which is basically dark red. While the inner region which is basically light red, यह renal medulla कहलाता है. क्या कहलाता है? Renal medulla. Renal is a term which is used for kidney in medical terminologies. ठीक बेटा, अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पे देखो, ये रीजन नहीं है जो मैंने ये रेड निशान, ये जब हम किडनी का डाइसेक्शन करते हैं तो उसमें इतना सा रीजन क्या कहलाता है? ये वाला रीजन रीनल कॉर्टेक्स, जो कि होता है डार्क रेड. ठीक, और ये रीजन जो ब्लैक कलर का मैंने यहां से लेके यहां तक, ये रीजन, ये पूरा रीजन, ये रीनल मेड्यूला, ये इनर रीजन है. एमसीक्यूज में आता है कि रीनल मेडुला में क्या मौजूद होते हैं? बेटा बेसिकली रीनल मेडुला में पायरामिड्स है. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 to 15, बाज बुक ने 12 to 14 लिखा है. तो ये क्या है? एक्चुअली पायरामिड्स विच आर कोनिकल स्ट्रक्चर या कोनिकल शेप्ड है. ठीक है बेटा, अगर इस पूरी किडनी को हम देखें, सही तरह से देखें इस पूरी किडनी को, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा क्या? These inner region, इसमें पायरामिड, और यहाँ पे बेटा होते क्या? निफ्रॉन्स होते. क्या होते हैं बेटा? निफ्रॉन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, और अगर इस किडनी के आउटर रीजन को हम देखें, आउटर स्ट्रक्चर को, तो ये रीजन क्या आपको नजर आएगा? कन्वेक्स. आप लोगों ने फिजिक्स में कन्वेक्स पढ़ा होगा. तो ये रीजन क्या है? कन्वेक्स. जब ये इस तरह आता है तो यहाँ पे डीप नोच बन जाती है. क्या बन जाती है? डीप नोच, यो इनसाइड जाती है. ये रीजन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव रीजन. क्या? कॉनकेव रीजन. और ये जो डीप नोच जो इनसाइड ये जाते हैं, ये बेसिकली क्या होंगे? ये में इसको कहेंगे रीनल हाइलस. क्या कहेंगे? रीनल हाइलस. जहां से दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिस पे आते हैं, यहां पे बेटा अगर आप देखें तो रीनल आर्टरी एंट्री करता है. क्या करता है? रीनल आर्टरी एंट्री होती है इसकी और नर्व्स की. ये इंटर टू किडनी, ये दोनों क्या करते हैं? इंटर करते हैं किडनी को. जबकि इसी रीजन से यूरेटर बाहर निकलता है, और रीनल वेन भी, और दूसरा रीनल वेन भी. रीनल वेन ये किडनी से वापस ब्लड लेके आता है, ये रीनल वेन. जबकि रीनल आर्टरी क्या करता है? किडनी को ब्लड लेके आता है. अब क्वेश्चन आता है, हाँ, आउटर मोस्ट जो लाइनिंग है या बाउंड्री है किडनी का, इट इज नोन एज रीनल पेरिटोनियम. क्या? रीनल पेरिटोनियम. रीनल पेरिटोनियम. और प्रोटेक्शन किडनी का कौन करता है बेटा? ये याद रखे, हमारे बॉडी में जो रिब केज है, यहाँ पे लास्ट में 11 और 12 रिब्स है, वो इसकी पार्शियली प्रोटेक्शन करता है. पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय द 11 and 12 रिब्स which are known as floating ribs. Is it clear? ये इसकी प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है. किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में पड़ा है. लास्ट जो थोरेसिक वर्टिब्री है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्री तक इस लोकेशन में ये आते हैं, अलोंग द बॉडी वॉल. सही है, इस रीजन में ये आते हैं. अब बेटा कलर क्या है इसका? किडनी का कलर है रेडिश ब्राउन या डार्क रेड. लेंथ, टोटल लेंथ यहां से यहां तक इसका 12 सेंटीमीटर है. विड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर है, जबकि इसका जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर है. कितना? 4 सेंटीमीटर. वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा.
अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ह्यूमन किडनी मीन्स वन किडनी, ईच किडनी ऑफ ह्यूमन वेट का पूछा जाए तो 150 ग्राम है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ह्यूमन किडनीज वेट इज, तो फिर क्या होगा 150 प्लस 150 टोटल होगा 300 ग्राम्स। ठीक बेटा, हमने ब्लड की बात की कि आर्टरी के थ्रू जाता है, तो याद रखे ब्लड सप्लाई कौन करता है बेटा, रीनल आर्टरी के थ्रू। जब हार्ट बीट होता है 0.8 सेकंड में एक बीट होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जो कार्डियक साइकिल है या हार्ट बीट है। 1 हार्ट बीट सेंड करता है रीनल आर्टरी के थ्रू किसको, किडनी को 20% ब्लड। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें, मिनट का हिसाब लगाए, तो 1 मिनट में 1.2 लीटर ब्लड ट्रांसफर होता है टू किडनी। रीनल आर्टरी बेटा ब्लड लेके आता है और रीनल वेन जो है वो वापस लेके जाता है टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम किडनी। ये इसका क्या हो गया, आउटर और इनर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। थोड़ा सा बेटा इस पायरामिड्स को देखे, ये पायरामिड्स में निफ्रॉन होते हैं, यहां से फिर यूरिन निकलता है जब फिल्ट्रेशन हो जाती है, यहां से भी यहां से भी, और ये यूरिन जमा होता है किस में, पेल्विस में। दिस रीजन इज नोन एज पेल्विस। इस पेल्विस से फिर मिलता है किसको, यूरेटर को, किसको, यूरेटर को, और यूरेटर फिर नीचे तक आया होता है। ये यूरेटर 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर ये ट्यूब है बेटा, और ये आया होता है किस में, यूरिनरी ब्लैडर में, किस में, यूरिनरी ब्लैडर में। दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। पियर शेप स्ट्रक्चर है, और यूरिनरी ब्लैडर से बेटा फिर जाता है किस में, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आउटसाइड एनवायरनमेंट को। अब यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर में जब अलाउ करता है ये ब्लड को किस में, यूरेथ्रा में, तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल लगे होते हैं, और वो स्फिंक्टर मसल ही अलाउ करते हैं यूरिन को किस में, यूरिन को किस में अलाउ करते हैं, यूरेथ्रा में, किस में, यूरेथ्रा में अलाउ करते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स निफ्रॉन, टुवर्ड्स निफ्रॉन। बेटा पहले तो ये याद रखे कि निफ्रॉन है क्या, व्हाट इज निफ्रॉन बेसिकली। बेटा याद रखे निफ्रॉन एक्चुअली यूनिट है ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी या यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 3 वर्ड्स जो भी आ जाए, इसका यूनिट कौन है, फंक्शन भी निफ्रॉन करता है और स्ट्रक्चर भी किडनी का निफ्रॉन बनाता है। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ह्यूमन किडनी कंटेन हाउ मच निफ्रॉन, तो 1 किडनी में बेटा याद रखे निफ्रॉन की तादाद है 1 मिलियन, और अगर 2 किडनी आ जाए देन इट्स नंबर इज 2 मिलियन। फिर कितने मिलियन होंगे, 2। अगर हम निफ्रॉन को देखे तो निफ्रॉन बेसिकली डिवाइड होता है बेटा कितने में हिस्सों में, 2 पार्ट में। एक को कहते हैं रीनल कार्पसल, दूसरे को कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पसल बेटा यहाँ पे अगेन डिवीजन है, एक आता है रीनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस, और दूसरा आता है कप शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बोमेन कैप्सूल, विच इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। अब बेटा देखे रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स में बेटा फिर यहां से शुरू हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल, यहां से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स। दीज आर द टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। नो, ये जो हमारे पास रीनल कार्पसल है, इसको पहले हम पढ़ते हैं कि ये क्या करता है बेटा। याद रखिए जब हार्ट बीट करता है तो ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, तो इस दौरान रीनल आर्टरी में
आर्टरी अगेन डिवाइड हो जाता है किस में, आर्टीरियोल में। तो एफेरेंट आर्टीरियोल ब्लड इंटर करता है टू निफ्रॉन। याद रखें बेटा, एमसीक्यूज में यह आता है कि ब्लड इंटर टू निफ्रॉन थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टीरियोल, एफेरेंट इफेरेंट। तो एफेरेंट के थ्रू इंटर होगा, उसकी फिल्ट्रेशन होगी, फिर इफेरेंट के थ्रू वापस निकलेगा। किससे किससे, इफेरेंट के थ्रू लीव करेगा इस निफ्रॉन को, कौन, ब्लड। बेटा ये ग्लोमेरुलस है। बेसिकली ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट कहते हैं गुच्छे को, ये एक्चुअली क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल के गुच्छे है, बंचेस है, इसमें ब्लड आता है और निकलता है, ठीक। तो यहां ग्लोमेरुलस में जब प्रेशर के साथ ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलस का जो ब्लड कैपिलरीज है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि उसमें ये पोरस होते हैं, उसकी एंडोथेलियम में ये पोर्स है। बेटा ये देखो, ये निशान देखो, दीज आर एक्चुअली पोर्स। लेकिन ये पोर्स ओनली उन सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं टू फिल्टर थ्रू इट, ताकि वो इंटर हो जाए बोमेन कैप्सूल में, जिसकी साइज एन पोर से छोटा होता है, बाकी चीजों को अलाउ नहीं करता, ठीक। ये बोमेन कैप्सूल में ताकि इंटर हो जाए, ठीक है। अब बेटा ये पोर्स जो एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज में है, और यहां पे ये पोडोसाइट सेल बोमेन कैप्सूल, इसमें पोर्स होते हैं एंडोथेलियम में, किसके, ग्लोमेरुलस के। और इस बोमेन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल है, इसने भी ग्लोमेरुलस को रैप किया होता है, इसके इर्द गिर्द होते हैं। इसके दरमियान बेटा गैप होता है, इन पोडोसाइट सेल के दरमियान अगर आपको नजर आ रहा है, ये यहां से ये सब्सटेंसेस इंटर हो गए, ये सब्सटेंसेस, और फिर एन गैप के थ्रू क्या आता है, एन गैप के थ्रू ये सब्सटेंसेस आते हैं। इसकी वजह से फिल्ट्रेशन में आसानी होती है, इस गैप और एन पोर्स की वजह से। देखो बोमेन कैप्सूल में सामान आ रहा है, ठीक है। अब बोमेन कैप्सूल में कौन कौन आता है बेटा, हर वो चीज जो एन कैपिलरीज के पोर से छोटा हो वो यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। देखो ये जमा हो रहा है किसमें, बोमेन कैप्सूल। तो बेटा याद रखें कि रीनल कार्पसल का मेन फंक्शन क्या है, इनिशियल फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, स्पेशली ग्लोमेरुलस का। जब ये बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, फिर इसको हम कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कौन सी चीजें ऊपर रह जाती है जो इंटर नहीं करते, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि उसका साइज लार्ज होता है, वो इन पोर्स के थ्रू इंटर नहीं हो सकते, किस में, इस बोमेन कैप्सूल में। स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन वो लार्जर हो जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, बाकी चीजें यहाँ आ जाती है। बेटा अब ये यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करेगा कहाँ पे, दूसरा पोर्शन क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब बेटा रीनल ट्यूब्यूल्स में पहला आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या काइल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। यहाँ पे बेटा बेसिकली क्या होता है, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, किसमें, प्रॉक्सिमल 80% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। कितना, 80। कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट्स, बाकी जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसकी यहां से रीअब्जॉर्प्शन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये 80% रीअब्जॉर्प्शन करता है तो हाउ, किससे करेगा। बेटा याद रखें, यहां पे मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, दीज आर एक्चुअली जो एंडोथेलियम है किसका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। यहां पे बेटा मौजूद है क्या, ब्रश बॉर्डर्स, जिसको कहते हैं बेटा माइक्रोविलाई। क्या, माइक्रोविलाई। और अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है किसके लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। इस वजह से सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन पे कहां पे होगा, कहां पे होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही में होगा।
अब बेटा यहाँ से जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो इसके बाद ये ट्रांसफ़र होगी कहाँ पे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। ये यू शेप स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल है। लेकिन बेटा ये पॉइंट याद रखें कि ये परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर बाहर यहाँ से इस तरह रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होगी। दिस इज परमिएबल टू वाटर वाइल इम्परमिएबल टू साल्ट। कौन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। यहां पे क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा बेटा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहां पे होगा। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब होंगे। अगर किसी ने पूछा किसमें, वाजारेक्टा में। किसमें, वाजारेक्टा। वो नेक्स्ट डे जब फंक्शन हम पूरा पढ़ेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। अब ये यहां से जा रहा है, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो अब यहां पे क्वेश्चन होता है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होता है। यहां से ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कोई एनर्जी नहीं लगती है इस पे, पैसिवली ट्रांसपोर्ट होती है, सही है। इसके बाद बेटा ये रवाना हो जाता है किस में, एसेंडिंग लूप की तरफ। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुने। एसेंडिंग लूप परमिएबल टू क्लोरीन एंड सोडियम, जबकि इम्परमिएबल साल्ट जितने भी है टू वाटर। तो यहां से बेटा क्लोरीन, सोडियम ये रीअब्जॉर्ब होंगे, क्लोरीन और सोडियम, ठीक। किसमें, एसेंडिंग लूप से ये रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, ठीक। जब ये रीअब्जॉर्प्शन होगा ये भी बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा, पैसिव। फिर उसके बाद ये पहुंच जाता है किसमें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल इसलिए कहते हैं कि ये मेन जो मेन कैप्सूल है ये साइड पे है, सही है। अब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेटा मोस्टली वेस्ट मटेरियल ही होंगे। लेकिन याद रखें अगर एडीएच हार्मोन आ जाए तो यहाँ पे भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर चैनल वो ओपन कर लेता है। एडीएच अगर वाटर की कमी है बॉडी में तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भेजेगा एडीएच को। एडीएच की एक्टिविटी की वजह से एक यहाँ पे और एक कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये यहाँ पे वाटर चैनल ओपन कर लेता है। क्या कर लेता है, वाटर चैनल। ये बेटा हो गया कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में मोस्टली पेयर वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं किस में, पेल्विस में, और पेल्विस से पैर यूरेटर में, और यूरेटर से पैर यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पैर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूरिन खारिज हो जाता है। इज इट क्लियर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास बेटा बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन में डिस्कस कर रहा था। बेसिक जो फंक्शन ऑफ निफ्रॉन होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी।